दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हृदय स्थल धर्मजगढ़ में आज सीएम पार्क में यहाँ चुनावी संग्राम का आयोजन किया गया है। पंचायत टुडे न्यूज के द्वारा आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ लगभग धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2,05,000 मतदाता हैं और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2,60,000 है। ऐसी स्थिति में यहाँ तमाम जो जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, कंवर जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, माझी जनजाति के लोग रहते हैं, यहाँ पटेल समाज, साहू समाज, उरांव समाज, बंग समाज, तमाम तरह के लोग यहाँ निवास करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही शांत, फिजा और वनों से ढका हुआ एक क्षेत्र है। चूँकि आपको बताना चाहूँगा यहाँ कई प्रकार की खनिज संपदाएँ यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। साथ में यहाँ के जो पूर्व विधायक हुआ करते थे स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी, लगभग यहाँ 27 सालों से 27.5 सालों से यहाँ पर राज किए हैं। उनका एक छत्र राज रहा है। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने यहाँ मंत्री रहे, विधायक रहे, तमाम पदों पर आसीन रहे। उसके बाद यहाँ 2003 से लेकर के 2013 तक बीजेपी के विधायक रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश राठिया जी। बताना चाहूँगा उसी दौरान उन्होंने दूसरे कार्यकाल में यहाँ पर संसदीय सचिव का पद भी उन्होंने निर्वहन किया है। चूँकि यहाँ 2013 से लगातार वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं माननीय लालजीत सिंह राठिया जी। आपको अभी मैं ले चलता हूँ यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो प्रमुख जो समस्याएं हैं, यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए, उस विषय पे यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं उनके साथ हम बात करना चाहिए। आइए आपको ले चलता हूँ धर्मजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज यहाँ हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी संग्राम का आयोजन किया गया है पंचायत टुडे न्यूज के द्वारा। तो आपको बताना चाहूँगा तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हैं। हालांकि हमारे इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और स्थानीय जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं हरिश्चंद्र राठिया जी इस कार्यक्रम से कहीं बाहर हैं। चूँकि आपको बताना चाहूँगा, आपको ले चलता हूँ यहाँ के जो स्थानीय धर्मजगढ़ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम आपको बात कराना चाहेंगे। क्या कुछ कहते हैं छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है, प्रमुख योजनाओं को लेकर के क्या कुछ धरातल पर अभी जो काम हो रहा है उस पर हम बात करना चाहेंगे। श्रीमान जी परिचय देंगे। मैं ऋतुराज सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मजगढ़ का अध्यक्ष हूँ। जी ऋतुराज जी बताइएगा, जो अभी छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं हैं, प्रमुख जो योजनाएं हैं, क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। उसके पश्चात चूँकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी तो 2000 से 2003 तक हमारे कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 2003 से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ की सत्ता में काबिज हुई और पूरे 15 साल तक उनकी सरकार थी 2018 तक के। तो इस 15 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हो गया था। और आज जब हमारी सरकार बनी 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं तो आज उस छत्तीसगढ़ और जो छत्तीसगढ़िया है उसको मान मिला है कहीं ना कहीं। आज चाहे आप देख सकते हैं कि हमारा राज्य गीत आज अरपा पैरी का धार हो, वो आज शुरू हुआ है। आज हमारे जो तीज त्यौहार हैं उनको उन्होंने महत्व दिया है। आज जो हमारे पारंपरिक जो भी हमारे चाहे लोक नृत्य हो, चाहे हमारी लोक कला हो, चाहे छत्तीसगढ़ी जो खान पान है, वो सबको आज महत्व दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का जो निवासी है छत्तीसगढ़िया, वो अपने आप में कहीं ना कहीं गौरव महसूस कर रहा है। बहुत सुंदर। क्योंकि आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़िया जो कला संस्कृति और तमाम जो तीज त्यौहार हैं उसको लेकर के उनका कहना है कि जो है यहाँ स्थानीय कलाकृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय जो वादे हैं, स्थानीय जो सरकार की जो प्रमुख जो दावे हैं उसको लेकर के बहुत ही अच्छा ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार अशोक जी, मैं गोकुल यादव भारतीय जनता पार्टी मंडल धर्मजगढ़ का अध्यक्ष हूँ। और आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता की आवाज़ को और क्षेत्र की समस्या को उजागर करने के लिए आपने जो प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे यह बात ज़रूर कहूँगा कि अभी हमारे कांग्रेस के हमारे मित्र ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहुत सम्मानीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यह बात ज़रूर कहूँगा कि भारत की आज़ादी के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में या भारत देश के अंदर में कांग्रेस का ही सरकार रहा है। तो छत्तीसगढ़ियावाद को दबाने का यदि किसी ने बात कही है, किसी ने काम किया है, उनको दबाने का काम किया है तो कांग्रेस की पार्टी ने की है, कांग्रेस ने किया है। चाहे वो देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में।
और सबसे पहले 3 साल जब अजीत जोगी की सरकार थी उस समय भी इन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को दबाया है। मैं तो आपको यह कहना चाहूँगा कि रमन सिंह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, तब से लेकर के आगामी 15 वर्षों तक 2018 तक छत्तीसगढ़ को बनाने का, संवारने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार ने काम किया है। और आपको एक छोटा उदाहरण मैं देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का भूमिका अदा कर रही है और अभी हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो छत्तीसगढ़ का है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का है, छत्तीसगढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी कही जाती है। वो आदिवासी समाज से हैं, लेलुंगा क्षेत्र के हैं, आप उससे भली भांति जानते हैं। आपके गृह क्षेत्र से हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रवि भगत जी हैं, महामंत्री हैं, वो भी छत्तीसगढ़िया हैं, ओपी चौधरी जी। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ियावाद को दबाया है, बल्कि छत्तीसगढ़ियावाद को उभारने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ मंडल अध्यक्ष गोकुल नारायण यादव जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ियावाद को किसी प्रकार का जो दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप जो है गलत है, ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ रोहित कुमार तिर्की जी हैं, उनसे आपको बात कराना चाहूँगा। क्या कुछ कहते हैं, परिचय देंगे जी। मैं रोहित तिर्की हूँ, मैं महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। तो रोहित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जो खस्ता हाल सड़कें हैं उसको लेकर के आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया, बनवाने का प्रयास नहीं किया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे विधायक के द्वारा आप धर्मजयगढ़ क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण, उत्तर चारों दिशा में आप देखेंगे तो रोड अभी भी बन रहा है। अब 3 महीने की बात करें तो 3 महीना अभी बरसात था, इस बीच में काम रुका है, अभी फिर से पुनः काम शुरू हो गया है। और खस्ता हाल की बात करें तो बीजेपी शासन हमको चांदी का सड़क तो नहीं दी थी जिसको हम चोरी करके ले गए। तो आप समझ सकते हैं, रोहित जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें चांदी की सड़क तो नहीं दी है जिसको जो है चोरी करके हमने कहीं ले गए हो, ऐसा कह रहे हैं। तो कि हमारे साथ शशि कुमार पटेल जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं, परिचय देंगे। मैं शशि पटेल, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। जी शशि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो खस्ता हाल सड़कों को लेकर के रोहित जी ने जो प्रतिक्रिया दिया है उस पर क्या कुछ आप टिप्पणी करेंगे? पिछले 15 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ की रोडों की हमेशा मरम्मत होती थी और जो भी फंडिंग होती थी सब पास हो गया था, कार्य उसी समय से चालू हो गई थी लगभग, जिसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद सारी जो फंड थे वो सारे बंद कर दिया गया। और आज की स्थिति यह है कि पिछले 4 सालों से धर्मजड़ विधानसभा पूरा टापू बन के रह गया है। धर्मजड़ से हम बाहर निकलने के लिए चाहे किधर भी जाएं, पत्थलगांव जाएं, रायगढ़ जाएं, खरसियाँ जाएं, 100 बार सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि ये स्थिति आ गया है धर्मजड़ की कि बाहर से अगर कोई आने वाला धर्मजड़ आना है तो सर पकड़ कर बैठ जाता है, चाहे व्यापारी हो या मेहमान हो। इस स्थिति में दुर्गति हो गया है धर्मजड़ विधानसभा का रोड के मामले में। तो आपको ले चलता हूँ साथ में, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। एल्डरमैन हमारे साथ महेश जेठवानी जी हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि इस सड़कों के संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देंगे, परिचय देंगे। महेश जेठवानी, नगर पंचायत एल्डरमैन धर्मजयगढ़। सड़कों का जो आप मुद्दा उठाए हैं, इस पे सारा दोष ये बीजेपी पार्टी 15 साल के ऊपर जाना चाहिए। हमारे जब इन्होंने सरकार हमारी बनी, सड़कों का खस्ता हाल पहले से ही था और कोयले की यहाँ पे खदानें हैं जो जिससे भरपूर मात्रा में आय केंद्र सरकार ले रही है, लेकिन उसका नुकसान यहाँ के लोग भर रहे हैं। और हमारे विधायक जी 2 बार के दूसरे बार विधायक हैं, पहले बार में हमारी सरकार नहीं थी, उस समय रोड का खस्ता हालत था, हमने चक्का जाम किया था, हमारे विधायक के ऊपर FIR हुई है इनके शासन में। जनता के हित के लिए अगर हम सड़क के लिए लड़े हैं तो हमारे ऊपर FIR हुई है, जो केस आज तक चल रहा है। ये रोड की क्या बात करेंगे, अगर रोड इनको बनाना था तो उसी समय बनाना था। FIR किसने कराया था बताएंगे? भाजपा शासन ने। लीगल तौर पे आप जाइए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, एक ऊपर नहीं, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर में इन्होंने FIR करवाया। क्या सरकार से अपने क्षेत्र के लिए सड़क मांगना, क्या उसके लिए FIR की जाती है? क्या इनसे सवाल किया जाना चाहिए? क्या इन्होंने कभी सड़कों के बारे में हड़ताल की या जो भी चक्का जाम किया, क्या हमने इनके ऊपर FIR करवाई? क्या हमने उल्टा टेंडर करवाया है? यदि गलत हुआ होगा महेश जी तो आपको भी FIR कराना चाहिए, आपकी पार्टी की दायित्व बनती है कि भाजपा के ऊपर आपको FIR कराना चाहिए था। इन्होंने जो चक्का जाम वगैरह कर रहे हैं निराधार है, इनका टेंडर हो चुका है, 3 साल से प्रक्रिया चल रही है, 2 साल से काम चल रहा है। 100 किलोमीटर की सड़क है,
चौड़ी सड़क बन रही है। पहले ये 15-20 टन की सड़क बनाते थे, हम आज 100 टन की सड़क बना रहे हैं। तो समय लगता है उसमें, इस पर काम चल रहा है। और बरसात के चलते अभी 3 महीने बंद था, 2-4 दिन में अभी चालू हो गया है काम। महेश जी, लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सड़कें जो है एक तरफ बन रही है, एक तरफ उखड़ना शुरू हो गई है, बहुत ही जो है पतली सी रोटी टाइप से सड़क बनाई जा रही है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये, सड़क पहले बनने तो दीजिए, उसका तो समय सीमा ही नहीं हुई है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो सड़क खराब बनी है? 2024-25 में उसको देना है, अभी 23 चल रहा है। तो टेंडर का जो एक समय प्रक्रिया है, उस समय प्रक्रिया को पूरा होगा, उस प्रक्रिया के बाद ही तो आप बताएंगे कि सड़क सही बनी है कि गलत बनी है। अभी तो उन्होंने हैंडओवर ही नहीं किया, अभी तो उन्होंने बनाया है। हमारे विधायक जी ने मुख्यमंत्री साहब को त्वरित कार्रवाई की है, बोलते ही तुरंत पैसा 150 करोड़ रुपया इस रोड के लिए जारी हुआ है और टेंडर हुआ है। और आप जो कह रहे थे बीच में गलत काम हो रहा था, इनका टेंडर भी निरस्त हुआ था, फिर री टेंडर हुआ है, काम चल रहा है। और बहुत जल्द यहाँ की जनता को अच्छी सड़क, 100 टन की ट्रकें चलेंगी, ऐसी सड़क, चाहे आप मेन पार जाइए, चाहे आप रायगढ़ जाइए। रायगढ़ की सड़क तो बन गई, आप 15 किलोमीटर तक यहाँ से जाइए ना, 15-20 किलोमीटर तक तो बहुत अच्छी सड़क है। इस वक्त रोड की हालत क्या है, सड़कों की हालत क्या है, बताएंगे थोड़ा सा? पत्थलगांव जाने वाली मार्ग हो, चाहे रायगढ़ की ओर जाने वाली मार्ग हो, चाहे हाटी की ओर जाने वाली मार्ग की स्थिति क्या है, बताएंगे? स्थिति जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि टापू बन गया है, तो ये तो गलत बात है। टापू तो नहीं है। ये भैया आए अभी छाल से, क्या उड़ के थोड़ी आए हेलीकॉप्टर से? पूछ लीजिए, हेलीकॉप्टर से आया हूँ, पता नहीं दिए हूँ भाई, मोदी सरकार भेजी हो तो पता नहीं, तो कहाँ से टापू बन गया? मनगढ़ंत बात बोलने से नहीं बनेगा। चलिए, हम इसके संबंध में हमारे साथ ऋतुराज सिंह जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुछ जवाब देते हैं, देखेंगे। सर देखिए, सड़कों के बारे में अक्सर अभी चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हों, चाहे आम जन के द्वारा भी बात उठाई जाती है, और वास्तव में सड़कें तो खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं ये बोलता हूँ कि आज 15 साल से जो सरकार थी, हमारे माननीय रमन सिंह जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और हमारे अभी युवा मोर्चा के हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी शशि पटेल जी ने बताया कि उस दौरान में कई बार मरम्मत किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे आपके माध्यम से कि नए सड़कों की स्वीकृति क्यों नहीं हुई नवनिर्माण की? आप बताइए, हाटी से धर्मजगढ़ वो एकल मार्ग था, सिंगल सड़क था, है कि नहीं? और उसके लिए कभी नया कोई स्वीकृति नहीं मिली। आज रायगढ़ से पत्थलगांव जो मार्ग है, उसमें इतना दबाव रहता है, वो बहुत पहले जब बना था, उसके बाद तो नया कभी स्वीकृति नहीं हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में छाल से खरसिया के लिए हम लोग कई बार चक्का जाम किए, तब कहीं जाके ACCL द्वारा सड़क बनाया गया। छाल से हाटी के लिए, सुनिए ना, छाल से हाटी के लिए भी हम लोग कई बार चक्का जाम किए। हमारे विधायक जी स्वयं बैठे, विधायक जी के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे बहुत सारे साथियों के ऊपर FIR भी हुआ, और वो ACCL जो है छाल से हाटी सड़क बनाई। हाटी से जो धर्मजगढ़ सड़क है वो कभी उसको स्वीकृत नहीं किया गया। और आज रायगढ़ से पत्थलगांव सड़क यदि पहले बना दिया जाता इनके कार्यकाल में, पत्थलगांव से खरसिया इनके कार्यकाल में सड़क बना दिया जाता, तो आज ये नौबत क्यों आती? दूसरी बात, हमारी जब सरकार बनी 2018 में, उसके पश्चात अब इस बीच में आप लगभग 1.5 साल तो कोरोना महामारी में सब कोई हम लोग इसका मार झेले हैं, फिर भी आज 192 करोड़ के रुपए की स्वीकृति हुई पत्थलगांव से चौड़ा खरसिया तक की, और उसको 4 साल या 3 साल जो भी उसका समय सीमा निर्धारित है, और इस बीच में काम चालू हो गया है। अब चूंकि ये बताइए कि समय तो लगता है, इतना बड़ा सड़क है और एक सिंगल ठेकेदार है ना, उसके ऊपर स्वयं मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, तो उन्होंने उनके सामने भी प्रमुखता से ये बात रखी गई थी, आमजन ने भी रखा था, हमने भी रखा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल इसके लिए अलग से मॉनिटरिंग भी होती है। पर चूंकि अभी बरसात आ गया, काम जैसे चालू हुआ था, तो अभी थोड़ा बनने में तो समय लगता है ना, निर्माण होने में। ये तो तुरंत सामने ठाकुर साहब, सामने विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिन बाद जो है आचार संहिता लगने वाले हैं। अभी अगर सड़क नहीं बन पाती है तो जनता से आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कुछ उम्मीद रखती है? क्या आपकी पार्टी को वोट करेंगे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत सारे विकास यात्रा हमने देखे तीनों कार्यकाल में। जब भी विकास यात्रा होता था, तब सड़कों की मरम्मत कर दी जाती थी। यदि उस समय उस सड़क को नया बना दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आता। दूसरा, अभी यदि ये टेंडर होने के बाद ठेकेदार इसमें काम शुरू किया है, और हम लोग सिर्फ चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए जल्दी सड़क को बनवा देंगे और उसको दबाव करके, तो क्या सड़क अच्छा बनेगा क्या? है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सड़क, जैसे अभी थोड़ा शिकायत आ रहा है, कहीं जगह उखड़ गया मटेरियल की वजह से या ठेकेदार की लापरवाही की वजह से या जो भी है, तो उसमें शासन जो है कड़े से कड़े कदम उठा रही है, और हम लोग इस सड़क को मजबूती से ही बनवाएंगे, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। रही बात, हम जनता से हम यही निवेदन करेंगे कि 15 साल में जो सड़क नहीं बन पाई, वो सड़क आज उसके लिए पैसा दे दिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे विधायक जी के प्रयास से, और वो काम चल रहा है। दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण बात है जो कोई आज तक उठाता नहीं है, मैं आज रख रहा हूँ आपके माध्यम से, 1998 से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हमारे रायगढ़ में, 1998 से अभी तक के, और इस बीच में सन 2014 से
अभी वर्तमान तक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। ये जो NH का जो रोड होता है वो तो केंद्र को बनाना होता है। हमारी गोमती शाह जी जो हमारी माननीय सांसद महोदया हैं, उन्होंने कभी NH के लिए मुद्दा क्यों नहीं उठाया? चाहे वो रायगढ़ से पत्थलगांव का बात हो, चाहे वो हमारे पत्थलगांव से धर्मजगढ़ होते हुए हमारे छाल का बात हो, ये मुद्दा उठाना चाहिए था ना। NH की स्वीकृति तो केंद्र से मिलती है। और मैं ये बोलता हूँ कि आज आप जान रहे हैं औद्योगिक नगरी के रूप में रायगढ़ स्थापित हो चुका है। बहुत सारी माइंस हमारे विधानसभा में, चाहे हमारे छाल में हो, चाहे घरघोड़ा में आपका बरौद, बिजारी, जामपाली, चाहे उधर गारेपेलमा, बहुत इतने क्या कहना चाहिए, इतने ज़्यादा उच्च क्षमता वाले और इतना मतलब बहुत ज़्यादा लोड वाले गाड़ियाँ इस रोड में चल रही हैं। रोड की स्थिति आप कभी हमारे छाल तरफ आकर के देखिए, समय ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ। तो क्या माननीय हमारी सांसद महोदया को NH के लिए प्रयास नहीं करना था क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को इसके लिए प्रयास नहीं करना था क्या? बात बिल्कुल प्रयास करेंगे। सभी बात हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने, माननीय श्री लालजी सिंह राठिया जी के अथक प्रयास से आज इस सड़क को 192 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। तो थोड़ा बनने दो ना भाई, थोड़ा समय दीजिए और सड़क अच्छे से बनेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चूंकि अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आप लोग की सरकार है, आप लोग के विधायक है यहाँ, उसके बाद भी आप लोग को जो है यहाँ चक्का जाम करना पड़ता है, धरना आंदोलन करना पड़ता है। विडंबना है इस देश की, जो ऐसे स्थिति में भी आप लोग को जो है ये सब करना पड़ रहा है। देखिए क्या है, ये एक प्रक्रिया है। शासन जो है पैसा देने सकता है, पैसा दे दिया, टेंडर हो गया, टेंडर मिल गया किसी भी ठेकेदार को, टेंडर मिला है, श्रीजी जो है वो MP के कंपनी है। अब यदि ठेकेदार टाइम में काम नहीं कर पा रहा है ना, और यदि विभाग से भी थोड़ी मोड़ी लापरवाही हो रही है, तो जनता के प्रति जवाबदेही तो हमारी बनती है ना। हम तो जब हम सरकार में नहीं थे तो हमने विपक्ष का बराबर भूमिका निभाया था, अनगिनत चक्का जाम किए हैं, और खुद मेरे खिलाफ FIR था, विधायक जी के खिलाफ FIR था, देखते जाइए। दूसरा बात यह है कि आज जो चक्का जाम करने की बात है, तो हम जनता के हम प्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। चाहे आज मैं बैठा हूँ, चाहे हमारे माननीय मंडल दादा जी बैठे हैं, हम तो संगठन के तरफ से हैं, हम तो जनता के प्रति जवाबदेही है। सत्ता अलग चीज़ होता है, संगठन अलग चीज़ होता है। तो जनता के प्रति जो जवाबदारी है, इसके लिए भी हम लोग बीच बीच में आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत सुंदर। आपको ले चलता हूँ, हमारे साथ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महेश चेनानी जी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, उनको लेकर के इनसे हम सवाल करना चाहते हैं। सर परिचय देंगे जी। मेरा नाम महेश कुमार चेनानी, जिला भाजपा का कार्यसमिति सदस्य जी। महेश जी बताइए कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? देखिए ऐसे अशोक जी, मेरा कहना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल जी ने और लालजी सिंह राठी ठगा नहीं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और 10 वर्षों से क्षेत्रीय विधायक लालजी सिंह राठिया जी हैं। इन 5 वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाई थी कि हम छत्तीसगढ़ विकास के लिए 36 तो काम करेंगे। उस वादों का क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या किसान कर्जा माफ़ हुआ? क्या किसी महिला समूह कर्जा माफ़ हुआ? क्या शराबबंदी लागू हुई? कि क्या बोले बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर के होता है। आप देख लीजिए, हमारे स्वर्गीय चंद्रशेखर राठिया जी 27 साल यहाँ पर विधायक थे। उन्होंने 27 साल में हमारे विधानसभा में एक भी कॉलेज की स्थापना नहीं की। लेकिन जब 2003 में जब भाजपा सरकार बनी और स्वर्गीय ओम प्रकाश राठी जी हमारे क्षेत्र के विधायक बने, उनके विधायक बनने के साथ ही हमारे क्षेत्र विधानसभा में 2 कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि हमारे यहाँ PG कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन 10 साल से क्षेत्रीय विधायक लालजी सिंह राठिया जी हैं, उन्होंने PG कोर्स की स्थापना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो इस क्षेत्र लोगों को बनना देना नहीं चाहते। उसके बाद स्वास्थ्य में चले जाइए आप, स्वास्थ्य की स्थिति ये बता रहा हूँ अशोक भगत जी आपका, कि आज हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर नहीं है। कोई भी महिला बेटी बहन हॉस्पिटल जाती है, उनका कुछ इलाज करवाना है, किसको दिखाएगी? कोई डॉक्टर ही नहीं है, इलाज कर नहीं सकते। और जहाँ सड़कों की जो स्थिति है, इन्होंने कहा कि क्या सरकार ने पैसे जारी किया है, टेंडर लग गया है 3 साल से। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, कुछ साल पहले इन्होंने धरना दिया था अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों लेकर के, और ये बोल रहे हैं कि नहीं काम हो रहा है, बोल रहे हैं। ये सब गलत बात है भैया। क्षेत्र की जनता सब चीज़ समझ चुकी है, इनके झूठे आश्वासन सब समझ चुकी है, और आने चुनाव में भाजपा पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, प्रदेश सरकार बनने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, महेश चेनानी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि भाजपा के यहाँ विधायक जीत करके आ रहे हैं और कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस कमेटी के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर परिचय देंगे। मैं यूसुफ छाया, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। जैसा कि अभी विपक्षी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि धर्मजड़ क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और खंडन करता हूं। देखिए, आम जनता है धर्मजड़ विधानसभा की। आज हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रशेखर राठिया जी के जो कार्यकाल था वो सन 77 से चालू हुआ है। उस समय अभाव का स्थिति था,
और हमारे देश की भी स्थिति काफ़ी पीछे थी, उसके बावजूद भी हमारा मध्य प्रदेश में रहते हुए उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के धर्मजड़ का एक विकास का जो कार्य शुरू किया, उसमें सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में पहुँच मार्ग के लिए ये मान नदी जो हमारी जीवनदायिनी है, इसमें पुल नहीं था। तो पुल के लिए उन्होंने, देखिए आज दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है, तो उस समय उन्होंने एक पुल मांगा, लेकिन एक पुल देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने 2 पुल ले लिया। एक अमली टिकरा देवी माँ का मंदिर जाने के लिए और एक हमारा आपका कापू पहुँच मार्ग के लिए। और उसके बाद अभी लगातार दुर्गापुर और बोरो जो क्षेत्र इनके अभी वो पहुँच था, उसको भी उन्होंने पहुँच मार्ग बनाने के लिए मान नदी में तीसरा पुल बनाया। तो उसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में है, आज प्राथमिक शाला हुआ, माध्यमिक शाला हुआ, 25 किलोमीटर में आज स्कूलें नहीं थी। उस स्कूलों को स्थापना करने में राठिया जी की प्रमुख भूमिका रही। उसके अलावा हमारे विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यहाँ कॉलेज नहीं खोला गया, किसी प्रकार का शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आपको कहा कि कॉलेज के लिए उस समय उतनी यहाँ पर सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी उतना एजुकेशन हमारा ये जसपुर को मिला करके बनाया गया था जिला। और अभी जो आज के स्थिति में जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है तो विकास काफ़ी हुआ है, स्कूलों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और हाई स्कूलों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो उससे अब एजुकेशन का पूरा दबाव बनने से हमारे राठिया जी ने वायदा किया था, और कांग्रेस सरकार ने भी, मध्य प्रदेश था, जोगी जी की सरकार थी, उस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बहुत कम बजट था, तो बजट में लिए थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं होने के कारण ये उसका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में प्रयास तो हमारे राठिया जी का ही रहा है। और उसके अलावा आप अभी देखिए, आप यहाँ पर प्रयास राठिया जी का रहा है, काम बिल्कुल जो है ओम प्रकाश राठिया जी करवाए हैं, कॉलेज खुलवाए हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, नहीं तो पब्लिक की मांग थी, उन्होंने मांग को किया पूरा और वहाँ तक पहुँचाया, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री तक, और उसके बाद अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी हाँ भरी। और बजट आगामी सत्र में जैसे हमारे, क्योंकि 2.5 साल ही कार्यकाल मिला ना हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को, जैसे छत्तीसगढ़ बना एमपी से अलग होकर के, तो उस समय बजट बहुत कम था एमपी से अलग होने के बाद। तो बजट के कारण थोड़ा सा काम, उच्च शिक्षा का एजुकेशन यहाँ पर नहीं खुल पाया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा, हमारे धर्मजड़ विधानसभा क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था, हाई स्कूल की व्यवस्था, 25 किलोमीटर जो बच्चे लोग जाते थे पैदल या बस में जाते थे, उनका सफ़र बहुत कम हो गया। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में हाई स्कूल खोला गया, माध्यमिक शिक्षा का स्थापना किया गया। तो आज हमारे क्षेत्र में उन्हीं की देन है। और सड़कों का उस समय कितना अच्छा मतलब वो था कि सड़कें चकाचक थी, पूरा आना जाने में कहीं कोई परेशानी थी। जब से ये कोयला खदान वगैरह खुला है और भारी ट्रकों का आवागमन चालू हुआ है, तब से सड़कें थोड़ा सा खस्ता हालत हो रही है। लेकिन ये जो खस्ता सड़क है, उसका पूरा जो देन है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि उन्होंने 15 साल 2003 के बाद, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 से 18 तक जो राज किया है, उसमें सड़कों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और लीपापोती मात्र की गई है, और उसमें टेंडर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमारे शासन में आज टेंडर वगैरह सब मार्ग के लिए हो गया है और मजबूत सड़कें जनता को मिलेगी। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, आपके ऊपर एलिगेशन लगती है कि आप लोगों ने जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, गंगा जल खा करके कसमें खाए थे, 36 वादे किए थे, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है। आज जो हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ अस्तित्व और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसकी पूरा ध्यान रखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम 6 घंटा में किसानों का कर्जा माफ़ किया है। 9,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ है। उसके अलावा धान आज पूरे देश में 2500 रुपया, उस समय जब हमारी सरकार आई 2018 में, तो 2500 रुपये की जो घोषणा हमारे थी, तो आज 2640 में आज भूपेश बघेल किसानों का धान खरीद रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ पूरे देश में ये नया मतलब इतिहास रचा है। आज किसी भी प्रदेश में, भारत देश में आज किसानों का धान 1300-1400 रुपये में लिया जा रहा है। यहाँ एक किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है। और उसके अलावा भी जितने भी हमारे वायदे थे, वो सब 36 वायदे जो किए थे, उसमें लगभग 28 से 29-30 वायदे पूरे हो चुके हैं अभी तक।
तो आइए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ यूसुफ छाया जी बने हुए थे, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ गोकुल नारायण यादव जी, पुनः आपको ले चलता हूं, उनके पास क्या कुछ कहते हैं, उनके पास क्या कुछ सवाल हैं जिसको लेकर के जनता के बीच ये अभी चुनाव में जाने वाले हैं, उसको लेकर के हम इनसे पूछना चाहेंगे। बताएंगे श्रीमान जी कि आप जो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग की सारी जो दावे हैं वो सब खोखली है, ऐसा कहा जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जी, मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे मुद्दों को आपने जनता के बीच ले जाने के लिए जो प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ सवाल विपक्ष की ओर से आई कि वर्तमान में 1998 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं, तो मैं उन सांसदों के बारे में आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने स्टेट के अंदर में हमारे रायगढ़ जिला, जसपुर और धर्मजयगढ़ क्षेत्र के लिए हाईवे का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा आरोप लगाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं गोमती साई जी, उन्होंने दिल्ली के सदन में बहुत पुरजोर तरीके से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है और भारत माला के तहत अभी आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से कार्य चालू है। इसका आपको एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि अधिग्रहण का जो विषय होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है। स्टेट गवर्नमेंट पिछले 2 वर्षों से लगातार इस योजना को फेल करने के लिए लगी हुई है, जिससे कि चुनाव निकल जाए और यह काम शुरू ना हो सके, ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है। मुआवजा देने की बारी आती है तो मुआवजा भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू SDM के माध्यम से वितरण होता है, तो उसके जायज़ तरीके से किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए उस पर भी इन्होंने कमीशन खोरी का बट्टा लगा दिया है। पिछले दिनों आपके सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से प्रशासनिक अमला के द्वारा उस मामले को किस तरह से किसानों को सही ढंग से मुआवजा न मिल रहा है, उसके लिए इन्होंने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया और कई लोग ठगे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ योजनाओं की बात आती है कि स्टेट छत्तीसगढ़ के अंदर में कॉलेज की बात आई कि कांग्रेस की विधायकों के प्रयास के माध्यम से हुआ है। मैं इस बात को पुरजोर तरह से भर्त्सना करता हूँ। या ओम प्रकाश राठिया जी को जो श्रेय मिलना चाहिए उस श्रेय को कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी को देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूं उन्होंने अपने समय में जो भी किया, वह तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी काम किया उसके लिए उन्हें वो आभारी हैं। स्वर्गीय चनेश राम राठिया जी ने उस समय में ITI खोला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टी की लाइन से बाहर जा कर के। लेकिन उन्होंने शिक्षा के स्तर को दूसरे एंगल में देखा जाए तो किसी भी प्रकार से उसको बढ़ावा देने का काम नहीं किया। आप देखिए, पिछले दिनों में जो परिस्थितियां थी, 10-10, 20-20 किलोमीटर में प्राथमिक शाला हुआ करता था, 15-15 किलोमीटर में मिडिल स्कूल हुआ करता था, 20-20, 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद बनी, उसमें आप देख सकते हैं कि हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी हुआ, उन्नयन हुआ, गुणवत्ता हुए, शिक्षा कर्मियों की बेतहाशा भर्ती हुई, शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल काम हुआ। लेकिन जैसे ही धर्मजयगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, शिक्षा को लेकर के एकमात्र काम इनके द्वारा किया गया स्वामी आत्मानंद स्कूल। लेकिन उस स्कूल का हम लोगों स्वागत करते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम को उसमें उन्होंने दबाने का काम किया। उसके लिए किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं दिया गया उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो इंग्लिश माध्यम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का दोहन करते हुए दूसरे हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये शिक्षा को लेकर के शोषण है उन शिक्षकों का और उन बच्चों का भी। 2-2 पाली में पढ़ाया जा रहा है, ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना तो वो बच्चे हिंदी मीडियम के रह जा रहे हैं, ना इंग्लिश मीडियम के रह जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की सड़कों के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट में इन्होंने सड़क तो पैसा स्वीकृत किया है, ऐसा दावा कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और बताना चाहूँगा कि जो राशि आज स्वीकृत होकर आई है वो सब CSR हेड से और केंद्रीय योजना के माध्यम से स्वीकृत की गई है। और पिछले दिनों जो मरम्मत की बात आती है रायगढ़ रोड का, वो भी CSR हेड और केंद्रीय योजनाओं के तहत NTPC SCCL से जो राशि दिया जाता है उसी राशि का इन्होंने काम कराने का बीड़ा उठाया। उस काम को भी सही ढंग से ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। और कुछ बातें आपको मैं तथ्यात्मक तरीके से बात रखना चाहूँगा कि अभी पिछले दौरान 5 साल में जैसे कांग्रेस की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके पेश किया और काम कर आगे बढ़ाया। उसी मामले में मैं एक छोटा बात बताना चाहूँगा। ये किसान हितैषी सरकार अपने आप को कहती है, यह किसान हितैषी किसी भी कीमत में नहीं है। उसका एक जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वनों से संबंधित विषय है तेंदुपत्ता संग्रहण का मामला। ये सरकार 4000 रुपये प्रति मानक बोरा में लोगों को उसका कीमत दे रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार रमन सिंह की जब सरकार थी तो 3000 रुपया प्रति मानक बोरा किसानों को या हितग्राहियों को राशि दिया जाता था और एक बड़ी राशि बोनस के रूप में दिया जाता था।
6,000 से लेकर के 9,000 तक हमारे धर्मजयगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उसका लाभ उठाया है। लेकिन यह सरकार बोनस देने से भागती रही है। एक विषय हो गया धान के बारे में, इन्होंने कहा है कि 25 रुपये 26 रुपये में हम खरीदी कर रहे हैं। उस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ 2160 रुपये और 40 रुपये के दर पे केंद्र सरकार धान को खरीदी करने के लिए राशि दे रही है। ये सिर्फ 300 से लेकर के 600 रुपये राशि को 3-3 4-4 किस्तों में दे रही है। चवन्य भिखारियों को जिस तरह से राशि दिया जाता है 1 रुपये 2 रुपये, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ये धोखा कर रही है। वहीं गिरद्वारी की बात करते हैं, ये लोग गिरद्वारी के माध्यम से रकबा घटाने का काम कर रहे हैं। कोई बोर खनन कर लिया है तो 200-300 फीट 400-500 फीट का उसमें रकबा घटाने का काम कर रहा है। किसी भी खेत में मेड़ होता है या नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेड़ को घटा दिया जा रहा है। सारी बातों के अगर जोड़ के बात कही जाए तो सही मायने में किसान अपनी धान को सही मायने में बेच नहीं पा रहा है। ये सारी बातें हैं। मैं कांग्रेस की मित्रों से भी पूछना चाहूँगा कि ये गिरद्वारी का ढकोसला करके 2600 रुपया एक तरफ देने की बात कर रहे हैं। वहीं मैं आपको कह रहा हूँ अगर 2100 रुपये में अगर आप खरीदते हो, 2200 रुपये में खरीदते हो तो उससे ज़्यादा धान खरीदे हो और किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। वहीं तीसरी बात के बारे में मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, बिजली बिल हाफ करने की बात करती है सरकार और सरकार के लोग। बिजली बिल हाफ करने की बात करते हैं। इन्होंने पिछले 4 वर्षों से दिन में लगभग 8 से 9 घंटे तक पार्ट में इन्होंने कटौती करने का काम किया है और बिजली बिल हाफ करने की बात करते हैं। बिजली के बिल को इन्होंने बेतहाशा बढ़ाया है। आज सामान्य हितग्राही, गांव के हितग्राही बिजली के बिल को भरने के लिए परेशान हो रखा है। उनको नोटिस दिया जा रहा है, हज़ारों हज़ार रुपये के नोटिस दिया जा रहा है, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ये भूपेश बघेल की योजना है। इसके तहत मैं आपको और कुछ बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। कॉलेज की बात जहाँ पर आती है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कॉलेज खुले 2008 में घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ में। उस महाविद्यालय को हमारे सम्मानीय विधायक जी को मैं इस बात को पूछना चाहता हूं और कहना चाहूँगा, पिछले 10 वर्षों से आप विधायक हैं। इस 10 वर्ष के अंदर में आप उस महाविद्यालय का उन्नयन, चाहे वहाँ महाविद्यालय की बात हो, महाविद्यालय में हॉस्टल की बात हो अथवा पीजी की बात हो, इसके लिए आपने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। पिछले दिनों कांग्रेस के मित्रों ने फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि पीजी की स्थापना की जा चुकी है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं महाविद्यालय के अंदर में किसी भी प्रकार की उन्नयन नहीं किया गया है। ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार झूठ बोलती है, झूठ बोल करके ये लोगों को ठगने का काम कर रही है। गांव-गांव में जाके देखिए, फ्लैक्स और होर्डिंग से पाट दिया गया है, उसमें विभिन्न योजनाओं का इन्होंने जिक्र किया है। ये देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पे जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। आज सरकार की इन योजनाओं को लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इस नवंबर माह में होने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता काम करेगी और इसको पदच्युत करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास की एक नई गाथा कही जाएगी। ये हमारे छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो घोषणाएं की गई थी, तमाम जो वादे किए गए थे, उसके संबंध में यहाँ मंडल अध्यक्ष गोकुल नारायण यादव जी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि तमाम जो योजनाएं हैं यहाँ फेल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ भरतलाल साहू जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राठिया जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, 10 साल उन्होंने यहाँ शासन किया। उनके शासनकाल में उन्होंने क्या कुछ उपलब्धि गिनाई थी क्षेत्र के लोगों के लिए, थोड़ा सा बताएंगे। भगत जी, मैं बता दूं कि जब भाजपा की सरकार थी, जिला उपाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि चनेश राम जी ने पुल बनाया। सही बात है, बनवाया। हम भी गए थे उसके देखने में, लोकार्पण करने में। लेकिन ये भी बता दूं, उनके कार्यकाल में मान नदी में जब 3 पुल बने थे, तो उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो ओम प्रकाश जी के कार्यकाल में 8 पुल बने हैं। अब आप चाहें तो मैं जाके आपको गिना दूंगा। ये बड़ी उपलब्धि होती है, 8 पुल बनना। रही बात कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार जनता की विरोधी सरकार है, गरीबों के विरोधी सरकार है। आपको इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। वो कैसे बताएंगे? उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री आवास 8 लाख स्वीकृत थी, जिसके लिए केंद्र से पैसा आ चुका था। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा योजना है जिसमें 60% केंद्र सरकार राशि देती है, 40% राज्य सरकार देनी रहती है, लेकिन राज्य सरकार उसमें पैसा नहीं दी और वो 8 लाख गरीब जो गांव में रहते हैं उनको आवास से वंचित रहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव जाके इसके लिए आंदोलन किया है। और वहीं बता रहा हूँ, जैसे अभी कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने के लिए और दिक्कत आ रही थी, तब मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज निःशुल्क वहाँ से भेजा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको भी यहाँ देने के लिए नहीं दिया। ये माने गरीबों की सरकार नहीं है, गरीब विरोधी सरकार है। ऐसी बहुत सारी योजना है, जैसे उपाध्यक्ष जी बोल रहे थे किसानों का कर्जा माफ़ किया। अभी बता दे रहा हूँ, सभी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, कुछ किसानों का कुछ % माफ़ हुआ है, मैं मानता हूँ। लेकिन महोदय जी, आपको ये बताना चाहूँगा, उसी
गंगा जल को लेकर उन्होंने कहा था कि महिला समूह का कर्जा माफ किया जाएगा। क्या आप बता दें कि किसी महिला समूह का कर्जा माफ हुआ है? उसमें बहुत सारी 36 वादे थे महोदय। छात्रों को जो छात्राओं को तो रमन सिंह जी ने पहले भी सरस्वती योजना के तहत साइकिल दे रहे थे, लेकिन छात्र को भी देने के लिए कांग्रेस ने वादा किया था। क्या अभी तक किसी समाचारों में देखता हूं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि जन वहां साइकिल वितरण में जाते हैं, किसी छात्र को साइकिल वितरण किया है क्या? सभी छात्राओं को ही साइकिल वितरित करते हैं। ऐसी बहुत सारी योजना है। शराबबंदी के लिए आप देख रहे हैं, शराबबंदी के लिए घोषणा किए थे। इनके मंत्री जी क्या कहते हैं? आखिर शराबबंदी करना संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो घोषणा क्यों किए थे? गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? सही बात है। वो सबके सामने मंच में इन्होंने गंगा जल की कसम खाई थी और सबके सामने बोले थे, और इसी के चलते लोगों ने इनके भ्रम में आके इसी को इनके वादे और प्रलोभन को देख के जनता, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता इनकी प्रलोभन में आ गई और इन्हें बहुमत से छत्तीसगढ़ में बैठा दी। लेकिन सब 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा पुनः सरकार बनाएगी। और आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले मोदी जी की जनसभा हुई थी रायगढ़ में। आप सभी गए थे और वहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी हैं माननीय सिंहदेव जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय मोदी जी की तारीफ की। कहा कि जब जब भी हम मोदी जी से जो मांगे हैं मोदी जी ने हमको दिया है खुले हाथ से, ऐसा उन्होंने सबके सामने बोला था, जिसको लेके कांग्रेस में विरोध चल रहा है। क्या आपने ऐसा क्यों कह दिया? उनके जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं हमारी महोदया जी, उन्होंने उनको फटकार लगाई कि आपने ऐसा तारीफ क्यों किया है करके। सच्चाई है, मोदी जी ने यहाँ के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए सब कुछ दिया है। और तो और मैं आपको बता दूं, हमारे श्रद्धेय जी अटल जी थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी और उसी के लिए छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार आई तो यहाँ बहुत सारे विकास हुए हैं और आने वाले समय में भाजपा की सरकार आ गई और आगे भी छत्तीसगढ़ का विकास होगा। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।